सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे। 4 लेक्चर तक हमने पूरा कर लिया था जिसमें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज ये हमारा लेक्चर 5 रहेगा। इसमें हम रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो के नीचे राइट साइड में कॉर्नर में उल्टे ट्रायंगल सी बटन बनकर आ रही होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट दी हुई है, तो वहां से जिस सब्जेक्ट का भी आपको वीडियो देखनी है या साइंस की देखनी है तो साइंस की भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी साइंस के वीडियोस की, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसका जो डायरेक्शन चेंज होता है उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। आप पहले ये समझते हैं ये मीडियम क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज हम लाइट के यानी इस चैप्टर से रिलेट करके समझें तो मीडियम क्या है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, यानी जिससे लाइट पास हो सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लोहे का बॉक्स ऐसे रख दिया और यहां से मैं लाइट की रे को पास कराना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, लाइट यहां से टकराएगी और इधर उधर चली जाएगी, लोहे को के बॉक्स को क्रॉस करके आगे नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो ये लोहे का बॉक्स एक मीडियम की तरह बिहेव नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक हम लकड़ी का दरवाजा ऐसे लगा देते हैं, यहां से लाइट अगर हम टॉर्च से जलाएं तो लाइट इस पार नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, आप खुद जानते हो कि आप दीवार के इस तरफ हो और लाइट मारो तो उस तरफ नहीं जाएगी, या दरवाजे के इस तरफ हो और दूसरी तरफ चाहो कि लाइट चली जाए तो नहीं जाएगी। वहीं अगर वो डोर वो दरवाजा अगर ग्लास का बना हुआ हो तो क्या होगा, यहां से आप लाइट जलाओगे और इस पार आपको लाइट चली जाएगी। यानी अगर वो डोर ग्लास का बना हुआ होगा तो एक तरफ से लाइट जलाओगे, दूसरे तरफ खड़े हुए इंसान को वो लाइट दिख जाएगी। इसी तरह वाटर का है, अगर एक बकेट जिसमें पानी भरा हुआ हो उसमें अगर टॉर्च आप मारोगे, लाइट जलाओगे, तो उस बकेट के बॉटम के हिस्से पर, नीचे वाले हिस्से पर आपको लाइट की रोशनी पड़ते हुए दिखेगी। तो जिन चीजों से लाइट पास होती है यानी लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, जैसे हमारे सामने ये ग्लास है तो लाइट हमने जलाई तो लाइट इधर जाकर इसके पास होते हुए निकली है। ठीक है, तो हम कहेंगे ग्लास एक मीडियम है लाइट के लिए। ठीक है, इसी तरह जितनी चीजों से भी लाइट पास हो सकती है वो सारे हमारे लिए मीडियम होंगे। तो आपका एयर से पास हो जाएगी, वाटर से पास हो जाएगी, ग्लास से, डायमंड से, तो ये सब हमारे लिए मीडियम कहलाएंगे। ओके, तो डिफिनीशन कह रही है लाइट रे जाएगी, और यहां एक और चीज है ऑब्लिकली, यानी कुछ एंगल बनाते हुए नॉर्मल से। नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्शन वाले में मैंने पढ़ाया था, सरफेस, जैसे ये हमारी सरफेस है, इससे हम 90 डिग्री कोई लाइन खींच दें तो ये हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगा ये वाला। तो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाए, ठीक है, बिल्कुल सीधे ऐसे ना आकर किसी एंगल से लाइट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे अगर लाइट गई, ये हमारा मान लीजिए एयर है और ये जो ब्लू कलर का है ये हमारा ग्लास है। ठीक है, तो एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है। तो एयर से ग्लास के अंदर लाइट जा रही है तो एयर में तो सीधी चल रही है, लेकिन जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करेगी, इसको जाना किधर था, ऐसे निकल जाती सीधा अपना। अगर ग्लास ना होता तो लाइट तो सीधे चलती है, लेकिन होगा क्या, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल इधर मान लीजिए चली गई, ठीक है, जाना वो ब्लैक डॉटेड लाइन की तरफ था और चली गई इधर, तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन हुआ। अच्छा, ग्लास से फिर एयर की तरफ, क्योंकि यहां फिर एयर है, ग्लास से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, तो जाना इसको ऐसे था कि भैया सीधी चली जाती, लेकिन फिर ये डायरेक्शन चेंज कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल इधर चली गई तो जाना ये ब्लैक डॉटेड लाइन की तरफ था और चली गई इधर, डायरेक्शन चेंज कर ली। अब किस तरफ चेंज करेगी वो अभी हम आगे देख लेंगे। तो ये आपने समझ गया कि अगर लाइट डायरेक्शन अपना चेंज कर रही है, जब लाइट को किसी ऑब्लिक एंगल से हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचा रहे हैं तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, और डेंसर से रेयरर में जाएगी। अब ये रेयरर और डेंसर क्या है थोड़ा समझाता हूं। डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अभी के लिए आप सिंपली ये समझिए कि डेंसर का मतलब डेंसिटी है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर, जिसकी डेंसिटी कम
वो रेयरर, ठीक है। तो एक रेयरर मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, और ये डेंसर मीडियम है। तो अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा? व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जाना इसको ऐसे था कि ऐसे निकल जाती, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, ठीक है। आप देख सकते हैं एनिमेशन के अंदर कि रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ, ये हमारा नॉर्मल था, एन मान लेते हैं, एन डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो रे हमारी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। उसका अपोजिट देख लेते हैं, अगर डेंसर से रेयरर में जाए उल्टा तो क्या होगा? ये देख सकते हैं नॉर्मल से दूर भाग गई, ये इस तरफ चली गई, ठीक है। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा टेक्निक है। डेंसर का डी लेते हैं और रेयरर का आर लेते हैं, डी आर यानी डर। अगर कोई डर जाता है तो क्या होता है? वो दूर भागता है, किसी चीज से डर गया तो दूर भागेगा उस चीज से। तो ऐसे याद रख सकते हैं, अगर डर है तो दूर भागेगा, यानी डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। और दूसरी चीज अगर आप ऑब्जर्व करें तो लाइट की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। आप एनिमेशन में देखेंगे रेयरर मीडियम में अगर चल रही है तो बहुत तेजी से, और जैसे ही डेंसर में जा रही है इसकी वेलोसिटी धीरे हो जा रही है। तो डायरेक्शन चेंज होता है और वेलोसिटी में, उसकी रफ्तार में भी चेंजेस आता है। ये डेंसर वाले में देख सकते हैं धीरे चल रही है, और जैसे रेयरर के अंदर जा रही है इसकी स्पीड चेंज हो जा रही है। अब ये वाला केस हम ले लेते हैं, अगर हम बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल पे डालें तो क्या होगा? इस तरह नॉर्मल पे डालें तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हमने डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि कुछ एंगल से आपको लाइट रे को पास कराना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल सीधा हमने डाल दिया तो कोई बेंडिंग नहीं होगी, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी में चली जाएगी। लेकिन एक बात, वेलोसिटी यहां चेंज हो जाएगी। डेंसर में इसकी वेलोसिटी कम होगी और रेयरर में इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं धीरे आ रही थी और जैसे रेयरर के अंदर पहुंची इसकी वेलोसिटी तेज हो गई। ओके, तो डेंसर और रेयरर को एक और कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं। डेंसर का मतलब क्या है? उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें, ये डेंसर मीडियम हम मान लेते हैं, तो देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं। डेंस क्या होता है? यानी डेंस का हिंदी में देखें तो घना होता है। घना जंगल आपने सुना होगा, घने जंगल का मतलब बहुत ज्यादा पेड़ करीब करीब लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं, तो डेंसर हो गया। तो यानी मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं। अब लाइट अगर डेंसर में पास होगी तो क्या होगा? एक तो लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओ तो आप ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है, जाम वगैरह लगा होता है। तो लाइट के साथ भी ऐसा ही है कि लाइट की वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। अब एक ये एनिमेशन देखिए, एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी कैसे खड़ा होता है? बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। लेकिन अगर ये नशे में कोई हो, तो दारू पिए होगा तो इधर उधर झूमेगा। तो ये बंदा जो बीच में इधर उधर भाग रहा है, इसने मान लीजिए नशे में है, ठीक है, तो इधर उधर झूमेगा। लेकिन अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा तो लोग इसके आसपास होंगे ढेर सारे, तो ज्यादा ये दाएं बाएं नहीं घूम पाएगा। यानी ये अगर राइट जाएगा तो यहां एक बंदा खड़ा होगा जिससे टकरा जाएगा, लेफ्ट जाएगा तो इससे टकरा जाएगा। तो अगर लाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो डेंसर मीडियम में लाइट नॉर्मल के करीब रहती है, नॉर्मल से दूर नहीं जा पाती। वहीं हम ये रेयरर मीडियम देख लेते हैं। रेयरर मीडियम यानी डेंसिटी कम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं आपके, तो लाइट यहां तेज ट्रेवल करेगी। सिंपल से बात है, आप समझ सकते हैं। सन्नाटी रोड होगी तो आपकी गाड़ी तेज भागेगी। और इस एनिमेशन में देखिए, अब लोग कम हैं, अब ये नशे में होगा तो ज्यादा इधर उधर झूम सकता है। यानी अगर लाइट के हिसाब से हम देखें तो लाइट नॉर्मल से ज्यादा दूर रहेगी, ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि डेंसर के अंदर लाइट नॉर्मल से करीब जाती है और रेयरर में नॉर्मल से दूर जाती है। तो वही जो हमने पढ़ा, अगर कोई डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, और यहां हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइट रे ऐसे जा रही है, तो क्या हो जाएगा? इसको हम एंगल मान लेते हैं, इस नॉर्मल से इतने एंगल, कोई एंगल आई है, ठीक है। तो रेयरर में जाएगा तो डेंसर से तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, यानी ये ऐसे कुछ चली जाएगी। तो ये एंगल आप देख सकते हैं, ये आर मान लेते हैं, तो ये एंगल ज्यादा हो जाएगा। अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। वही वाला याद करिए, डर का मतलब दूर भागना। तो इन दोनों में से कोई मेथड भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो मैंने दोनों चीज बता दी आपको। अब एक सवाल उठता है कि लाइट बेंड क्यों करती है? तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई है कि ये इस वजह से और इस वजह से। तो एक सिंपल सी थ्योरी मैं आपको बताता हूं कि लाइट बेंड क्यों करती है। आप गाड़ी में ट्रेवल करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर फोर व्हीलर से जा रहे हो या बाइक से या साइकिल से, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर रोड पे चलते हैं तो हमारी साइकिल या जो भी गाड़ी होगी उसकी स्पीड अच्छी रहती है। लेकिन अगर कच्ची सड़क आ जाए
या कोई बालू वाली ज़मीन आ जाए या कीचड़ वाली थोड़ी दलदल वाली ज़मीन आ जाए तो आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। उसी कॉन्सेप्ट से मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा ही एग्जाम्पल दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। तो यहां मैंने एक एनिमेशन सा बनाया है, बहुत अच्छा नहीं बना, गाड़ी थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए काम चल जाएगा। तो यहां हमारी जो गाड़ी है वो सीधे आ रही है, आप देख सकते हैं अच्छी स्पीड में। लेकिन जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मान लीजिए रोड वाला एरिया है और ये हमारा थोड़ी कच्ची जमीन का है, ठीक है, सैंडी जो है वो जमीन है। तो यहां पर जब इधर चल रही थी स्पीड अच्छी थी, लेकिन जैसे ही यहां पहुंची इसकी स्पीड स्लो हो गई, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कोई चेंज नहीं किया इसने। अब हम दूसरा केस लेंगे। अब यहां पर हमने गाड़ी के आगे के 2 टायर लिए हैं, क्योंकि पूरी गाड़ी का हमको कोई मतलब नहीं है, हम आगे के 2 टायर से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब गाड़ी सीधे नहीं आ रही है बल्कि किसी एंगल से तिरछे तरफ से आ रही है। तो क्या होगा, ये आ रही है, इस पाथ पे डॉटेड लाइन आपको पाथ दिखा रहा है, ठीक है, लाइट अपना इस डायरेक्शन में चली आ रही थी। लेकिन अब यहां क्या होगा, आप देख सकते हैं ये राइट वाला जो टायर है ये पहले इस कच्ची जमीन पे पहुंचेगा और ये लेफ्ट वाला जो टायर है वो बाद में पहुंचेगा। यानी लेफ्ट वाला अभी भी रोड पे है तो इसकी स्पीड अभी भी ज्यादा होगी और इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो जब दोनों टायर की स्पीड अलग अलग हो जाएगी तो क्या होगा, यानी लेफ्ट वाला टायर ज्यादा आगे बढ़ जाएगा और राइट वाला कम बढ़ेगा। ये आप देख सकते हैं यहां पर ऐसे बेंडिंग हो रही, ठीक है। तो आगे राइट वाला टायर ज्यादा तेज बढ़ा और लेफ्ट वाला कम बढ़ा, तो इसीलिए ये देख सकते हैं डायरेक्शन इसने चेंज कर दिया और ऐसे चली गई, ठीक है। तो जाना इसको इस गाड़ी को ऐसे था, लेकिन इसने डायरेक्शन चेंज क्यों कर लिया, क्योंकि दोनों टायर की वेलोसिटी अलग अलग हो गई थी। इसी तरह हम लाइट का भी समझ सकते हैं। लाइट भी क्या है, एक रे है, तो कुछ चौड़ाई होगी इसकी ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये पूरी लाइट की एक बीम है। तो इसका ये वाला कॉर्नर पहले दूसरे मीडियम में पहुंचेगा और ये वाला कॉर्नर जो लेफ्ट वाला है वो बाद में पहुंचेगा, इसीलिए इसमें बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो एक थ्योरी ये दी जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्यों होती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। तो अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं रिफ्रैक्शन के। पहला एग्जाम्पल है बॉटम ऑफ टैंक और पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। कोई पॉन्ड हो या कोई टैंक हो उसके अंदर पानी भरा होगा तो ऐसे लगेगा पानी वो नीचे वाली जमीन उठी हुई लगेगी, ठीक है। या अगर आप स्विमिंग पूल में देखें, खाली स्विमिंग पूल हो और उसके अंदर पानी भर दिया जाए तो ऐसा लगेगा उसकी जो डेप्थ है यानी उस स्विमिंग पूल की गहराई है आपको कम लगने लगेगी। या आपने घर के अंदर बकेट के अंदर देखा होगा, मैंने इस पे थोड़ी फोटो लेने की कोशिश की थी कि आपको समझाऊं, लेकिन इतना अच्छा कैमरा नहीं था तो ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप बकेट लीजिए, खाली हो तब देखिए और उसमें पानी पूरा भर दीजिए, उसके बाद देखिए आपको ऐसा लगेगा अंदर से बकेट छोटी लगने लगेगी, यानी नीचे हिस्सा जो बकेट का होगा लगेगा वो ऊपर उठ गया है। ये क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसको एक एक्टिविटी से भी यहां बताया गया है। एक्टिविटी मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको सारी एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। एक कॉइन आप रख दीजिए किसी बकेट के अंदर जिसमें पानी भरा हुआ हो और उसे एक साइड से आप देखिए, यानी पानी के ऊपर साइड से आप देखिए, और ये कह रहा है ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन, को एक बार में कॉइन को उठाने की कोशिश करिए। तो आज जो कोशिश करेंगे तो उस कॉइन को एक बार में नहीं उठा पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको देखने से लगेगा कि कॉइन ऊपर है, लेकिन असल में कॉइन और नीचे होगा जहां आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। ये हमारा कॉइन है और मान लेते हैं कॉइन पे ये जो पॉइंट है यहां से एक रे निकलेगी और यहां पहुंचने के बाद चूंकि वाटर है, वाटर से एयर में जाएगी तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा और वाटर ज्यादा डेंसर है, यानी ये डेंसर हम मान लेते हैं। अभी हम देख लेंगे कि कैसे पता चलेगा कौन डेंसर है कौन रेयरर। अभी के लिए बस आप समझ लीजिए कि हमारा वाटर डेंसर है और ये जो हमारा एयर है वो रेयरर है, ठीक है। ये एयर है हमारी और ये वाटर है। तो क्या होगा, डेंसर से रेयरर, डर गया, डर गया मतलब दूर भागा तो दूर जाएगा। इसी तरह एक राइट साइड में रे निकलेगी वो दूर जाएगी। तो देखने से क्या लगेगा, इस रे को हम अगर पीछे बढ़ा दें तो डॉट डॉट आप देख रहे हैं यहां मिलेगी और इसको आंख को देखने से लगेगा ये रे यहां से आ रही है, ठीक है, इधर से। उसको नहीं लगेगा कि हाँ बेंड होकर आ रही है, उसको लगेगा बिल्कुल सीधे आ रही है। यहां से ये डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है जहां ये दोनों मिलेगा वहां ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट जो आपका नीचे वाला है वो आपको यहां दिखेगा, ठीक है। तो यानी पूरा कॉइन आपको यहां दिखेगा, इतना ज्यादा नहीं उठता, बहुत हल्का सा उठता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि कॉइन आपको यहां दिखेगा।
तो आप यहां उठाने की कोशिश करोगे लेकिन असल में कॉइन नीचे होगा, इसलिए आप एक बार में कॉइन नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछ लेता है तो आप ऐसे डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। दूसरा एग्जांपल है व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर राइजेस व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब क्या होता है, ये ग्लास का बना हुआ एक क्यूबाइडल शेप का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको अगर हम बनाते हैं डायग्राम में तो उसको ऐसे ट्राइंगल ऐसे रेक्टेंगल से दिखाते हैं, ठीक है, जबकि असल में वो ऐसे थोड़ा सा उसके कुछ हाइट होती है और कुछ मोटाई होती है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लास स्लैब होता है, ठीक है। तो अगर कुछ लिखा हो उसके ऊपर हम ग्लास स्लैब रख दें तो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखेगा। मेरे पास स्लैब नहीं उसकी आपको दिखाता, तो आप इसको याद रखिएगा, ग्लास स्लैब में जो कुछ लिखा होगा अगर नीचे तो वो उठा हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ होता है वहां। तीसरा एग्जांपल है पेंसिल पार्शली इमर्ज्ड इन वाटर इन द ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो पेंसिल को अगर पानी के अंदर आधा डालें और आधा बाहर तो आपको लगेगा पेंसिल मुड़ी हुई है। इसको मैं वीडियो से दिखाता हूं। तो अब इस पेंसिल को मैं इस पानी में डालूंगा और देखते हैं कि क्या होता है। ये आप देख सकते हैं जो हिस्सा पानी के अंदर है और जो बाहर है, जहां दोनों मीडियम मिल रहा है वहां पर आपको बेंडिंग दिखेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पेंसिल हमको बेंट नजर आ रही है। अगर मैं इसको सीधा बिल्कुल कर दूं तो अब कोई बेंडिंग आपको नजर नहीं आएगी। तो आप वीडियो में देख के समझ गए होंगे। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट से समझाता हूं कि ये ब्लैक कलर वाली मान लीजिए पेंसिल है आपकी, आधी बाहर है आधी पानी के अंदर है। तो हुआ क्या था कि इसके बॉटम से एक लाइट रे निकलेगी, ठीक है, ये लाइट रे निकली। अब इसको जाना तो ऐसे था, ठीक है, लेकिन चली कहां गई, इस तरफ बेंड कर गई, ठीक है, नॉर्मल से और ज्यादा दूर चली गई क्योंकि डर गई, डेंसर टू रेयरर। इसी तरह दूसरी रे निकलेगी, ठीक है, ये भी दूर भाग जाएगी जिस डायरेक्शन में जाना था। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे जाना था तो यहां ना जाके दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस रे को हम पीछे बढ़ाएंगे, दोनों रे को, ये वाली जो लाइट रे है इसको पीछे बढ़ाएंगे और ये वाली को पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखने से क्या लगेगा, यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको क्या लगेगा कि ये लाइट रे सीधे आ रही है। तो ये वाली देख सकते हैं ग्रीन डॉट से, मतलब ऐसे लगेगा यहां से आ रही है। और राइट साइड वाली रे को पीछे बढ़ाएंगे तो ये, तो देखने से लगेगा लाइट यहां से आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां शिफ्ट हुआ लगेगा, यानी पूरी पेंसिल ऐसे लगेगी, ठीक है, आपको लगेगा पेंसिल यहां शिफ्ट हो गई है, इस तरफ पहुंच गई है। स्केल से बनाएंगे अच्छा बनेगा, मेरा यहां पेन टैबलेट से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो स्केल से आप बनाएंगे अच्छे से तो आपको इस तरह से डायग्राम में दिखा देंगे, इस वजह से क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ऐसा लगता है। यहां राइट साइड वाला डायग्राम देख सकते हैं, पेंसिल इस तरह से कुछ आपको वीडियो में दिख रही होगी। A fourth example है lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than the actual size when viewed from side। तो अगर एक लेमन लेते हैं, उसको अगर हम पानी में डालते हैं और एक साइड से देखते हैं तो हमको बड़ा दिखेगा। इसको वीडियोस दिखाता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर लेमन को हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है। ये हमारा लेमन है, कच्चा है लेकिन ठीक है, अपना काम चल जाएगा। तो इसका भी साइज देखिए और मैं जब पानी में डालूंगा उसके बाद साइज देखिए, आपको भी ये साइज बड़ा दिख रहा होगा। तो ये जो बड़ा साइज आपको दिख रहा है ये रिफ्रैक्शन की वजह से है। ये मैंने इसको बाहर निकाला और ये अंदर, आप देख सकते हैं साइज तुरंत बड़ा होता जा रहा है जैसे ही हम पानी के अंदर इसको डाल देते हैं। तो आप वीडियो में देख के समझ गए होंगे कि लेमन आपको बड़ा दिख रहा है वाटर के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लेमन है, वाटर के अंदर रखा हुआ है और यहां से एक लाइट रे जाएगी, कुछ एंगल वाली लेते हैं, ऐसे कुछ एंगल बनाते हुए यहां टकराएगी, तभी बेंडिंग होगी। और यहां से भी एक लेते हैं, ये कुछ जाएगी एंगल बनाते हुए इधर। अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट कुछ बेंड करेगी, मान लीजिए इधर बेंड करती है और ये बेंड करती है इधर की तरफ, जहां मिलेगी वहीं हमको ऐसे आंख से देखने से लगेगा, ठीक है। स्केल से बनाएंगे अच्छा बनेगा। तो देखने से लगेगा ये वाली लाइट रे यहां से कहीं से आ रही है, ठीक है, और ये जो लाइट रे है वो यहां से कहीं से आ रही है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमको यहां दिखेगा और ये वाला हिस्सा हमको यहां दिखेगा। तो हम टॉप बॉटम मिलाकर एक सर्किल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कुछ। तो यानी लेमन आपको इतना बड़ा साइज का इसीलिए दिख रहा है क्योंकि बेंडिंग हो गई, रिफ्रैक्शन की वजह से हमको इस तरह से दिख रहा है।
एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.8, इसको हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है शैलो बॉल लीजिए, यानी ट्रांसपेरेंट ना होना चाहिए, उसके अंदर नीचे कॉइन रख दीजिए। अब उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए, मैं वीडियोस दिखाता हूं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कॉइन लेता हूं, ये कॉइन है, इसको मैं इस कप के अंदर डाल देता हूं। इसको हम इस तरह सेट करेंगे कि बिल्कुल कॉइन इनविजिबल हो जाए, जस्ट इनविजिबल हो जाए। जैसे आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिखने लगेगा कॉइन, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम और आगे करेंगे ये बिल्कुल ये कॉइन अब गायब हो गया। अब हम इसके अंदर वाटर डालेंगे, तो जैसे ही पानी इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा ये कॉइन विजिबल होना हमें शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पानी डालने के बाद ये कॉइन हमें दिखने लगा है। जितना बड़ा ये कंटेनर होगा, जितना ज्यादा पानी होगा, उतना ज्यादा ये कॉइन और ज्यादा हमको विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये एक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपने वीडियो में देखा और आप समझ गए कि जब पानी नहीं उसमें था तो हमको कॉइन नहीं दिख रहा था, जैसे हमने पानी डालना शुरू कर दिया कॉइन हमें दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? अब दोनों डायग्राम से देखिए, पहला वाला डायग्राम देखिए लेफ्ट साइड वाला, ये हमारी आई की पोजीशन है। लाइट रे निकलेगी, हमारी आंख तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉल है हमारा, जो बर्तन हमने लिया है, इसकी वॉल से लाइट रे टकरा जाएगी, सिर्फ जो ऊपर की तरफ होगी वही रे बाहर निकल पाएगी, तो हमें अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन हम वाटर डालेंगे तो क्या हो रहा है, बेंडिंग होगी, अब मुड़ के लाइट हमारी आंख में चली गई, हमारी आंख वही है, बर्तन वही है, सिर्फ हमने पानी डाला है। तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां कहीं मिलेगी, यानी कॉइन अब यहां करीब पहुंच जाएगा, देखने से ऐसा लगेगा, इसलिए हमको ये कॉइन दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू आर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमारे सामने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इस तरह से, वैसे क्यूबॉइडल शेप का होता है, इसकी डेप्थ भी होती, गहराई भी होती है, लेकिन यहां तो दिखा नहीं सकते, तो हम डायग्राम में जब भी बनाएंगे एग्जाम्स के अंदर या वैसे भी, तो ऐसे रेक्टेंगल ही हम दिखाएंगे। तो इससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये एनिमेशन आप देख सकते हैं, ऐसे होगा, रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, और ये डॉटेड जो रेड लाइन है इस तरफ जाना था और चला जाएगा इधर, तो ऐसे कुछ होगा। अब इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो हम मान लेते हैं कोई लाइट रे है, वो ऐसे जा रही है और यहां इस पे टकराएगी, यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जहां ये टकराएगी, अब इसको जाना किधर था, अगर ग्लास ना होता तो ये सीधा अपने इसी पाथ पे निकल जाती। ठीक है, इसी रास्ते निकल जाती, लेकिन ग्लास की वजह से बेंडिंग होगी और रेयरर टू डेंसर है, यानी डर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो करीब आएगी। ठीक है, तो यानी लाइट इधर की तरफ चली जाएगी, ऐसे जाएगी और यहां टकराएगी। अब यहां आने के बाद फिर से इसको एयर में जाना है, मैं यहां लिख देता हूं कि आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, ये फिर आपका एयर है। यहां भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं जहां ये आकर टकरा रही है। अब क्या होगा, डर डेंसर टू रेयरर, अब ये दूर भागेगी, ठीक है, नॉर्मल से, और ऐसे निकल जाएगी। अब हम इसका कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए डी से निकली और ये जहां पर ये टकराई उसको हमने ई पॉइंट दे दिया। पहले हम इसका ग्लास स्लैब का नाम दे देते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये कॉर्नर सी, ये कॉर्नर हमारा डी। तो इसको डी ना मान के कुछ और मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डी यहां ले लिया है। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम में कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा ऐसा नाम हो जो सीरियल में ओ ए बी सी डी इस तरह से हो। अब चूंकि रे को मैंने डी मान लिया है तो उसको डी ई, तो इसीलिए इसको चेंज नहीं करते हैं, मैं इसको यहां चेंज कर लेता हूं। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड कुछ भी, तो ये हमारा जेड हो गया। ठीक है, तब डी ई लाइट रे है, ई पे टकराएगी और यहां से बेंड हो जाएगी, अगली बार जाके ये एफ पॉइंट पे टकराएगी और यहां से जी से निकल जाएगी। ठीक है, और जाना किधर था, इसको एच वाले तरफ जाना था, ये डॉटेड लाइन की तरफ जाना था, लेकिन ये इस तरफ चली जाएगी, एफ जी वाली लाइट रे निकलेगी। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल से जो लाइट रे एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्ट की हुई रे एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। और यहां एक एंगल होगा जिसे हम ई नाम देंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, आगे हम देखेंगे अभी इसको, अभी आपको सिर्फ
शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख के बता देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये जो डीई है वो क्या है, इंसिडेंट रे है, और आपका ईएफ रिफ्रैक्टेड रे है, और एफ जी आपका इमर्जेंट रे है, यानी जो बाहर निकल रही है ग्लास स्लैब से पास हो गई वो इमर्जेंट है, और जो अंदर है, जो उसके अंदर ट्रेवल कर रही ग्लास के अंदर, वो रिफ्रैक्टेड रे है, और जिसको हमने सेंड किया था वो हमारी इंसिडेंट रे है। अब इस नॉर्मल का भी अगर हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एन है और ये एन डैश हो गया, ये वाला नॉर्मल क्या होगा, एन वन हो जाएगा, एन वन डैश हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब एक चीज और जो यहां समझने की है वो ये कि जाना किसको, किस डायरेक्शन में था, इस रे को डी से निकलते हुए ई से पास होते हुए एच तक पहुंचना था, लेकिन पहुंच कहां गई, डी से ई गई, ई से एफ गई, एफ से जी चली गई, ठीक है। तो यानी जो लाइट की रे है वो शिफ्ट हो गई। अब ये शिफ्टिंग कैसे हुई, यानी यहां देखेंगे, ठीक है, तो ये शिफ्टिंग हो गई, इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी ये दोनों लाइट रे पैरेलल होंगी, ठीक है, कहीं जाके मिलेंगे नहीं, बस खाली साइड में थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है, तो इसीलिए इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसकी डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी, कहीं पर भी मेजर करेंगे वही डिस्टेंस रहेगी दोनों के बीच, दोनों लाइट रे पैरेलल रहेंगी, बस शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यहां स्टेटमेंट के फॉर्म में है, अगर आपसे पूछा जाता है तो ऐसे लिख देंगे कि क्या हुआ पूरे ग्लास स्लैब के अंदर, डी एक लाइट रे थी जो कि एयर के अंदर ट्रेवल हो रही थी, उसको इंसिडेंट किया गया एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो कि ABCD है, डी की जगह Z आप कर लेंगे या ABCD लेंगे, तो उसी हिसाब से रे की जो है नाम आप बदल लेंगे, ठीक है। उसे ई पॉइंट पे इंसिडेंट कराया गया, और एंटरिंग द ग्लास स्लैब इट रिफ्रैक्टेड, ग्लास स्लैब में जैसे गई रिफ्रैक्शन हुआ अलोंग EF डायरेक्शन की तरफ वो बेंड कर गई, और किस तरफ बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ, जो कि इसका नाम हमने एन डैश रखा है। सेकंड जो चेंज आया डायरेक्शन का वो कैसे टेक प्लेस व्हेन रिफ्रैक्टेड ले EF, उसके बाद दोबारा रिफ्रैक्शन क्या हुआ, जब ग्लास से वो बाहर एयर में निकली, ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, अब की किस पॉइंट पर, एफ वाले पॉइंट पर। अब जो EF रे थी वो N1 डैश की तरफ बेंड कर गई, ठीक है, FG डायरेक्शन के अंदर। तो इमर्जेंट रे क्या हुआ, हैज बीन साइडवेज डिस्प्लेस्ड और लैटरली डिस्प्लेस्ड, तो साइड में थोड़ा शिफ्ट हो गई ये इमर्जेंट रे फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे का जा रहा था उससे थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो गई, ठीक है, ऐसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये तो समझी गया इंसिडेंट रे क्या है, रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अनदर मीडियम, वो है जो किसी दूसरे मीडियम की तरफ जिसको भेजा जा रहा है, वो इंसिडेंट रे हो गई। और रिफ्रैक्टेड क्या है, रे ऑफ लाइट दैट अंडरगोज अ चेंज इन वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी में चेंज आया, या जनरली वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों में जिसके बदलाव आया, वो हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। इमर्जेंट रे कौन से हो गई, रे ऑफ लाइट दैट कम्स आउट ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड, जो रिफ्रैक्शन के बाद बाहर की तरफ निकल आई ग्लास से पास होते हुए, वो हमारी इमर्जेंट रे हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा हो गया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, एंगल विद द इमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल, तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो कि मैंने यहां ई से दिखाया हुआ है, यही आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी दिखा दिया कि लाइट रे जहां ओरिजिनली जा रही थी और जहां वो असल में पहुंच गई उसके बीच परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री से हम एक लाइन खींचें तो इस जो दूरी है इसी को हम कहेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, अब रिफ्रैक्शन वाले लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो वही वाला सिंपल है, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया, वो सारे ही एक प्लेन में लाई करेंगे। यानी अगर पेपर पे उसको ड्रॉ करना चाहें तो आप सारी रे को दिखा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि अंदर बाहर ऊपर नीचे निकल गई हो, सब एक ही प्लेन के अंदर रहेगा। इसको मैंने रिफ्लेक्शन वाले में डायग्राम से दिखाया था वीडियो के जरिए, वही चीज है। दूसरा रूल यहां बदल जाता है थोड़ा। दूसरा रूल क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये साइन क्या है, मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में है, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप समझ गए होंगे ये साइन क्या है, वरना आप सिंपल ऐसे अभी याद कर लीजिए कि साइन एंगल का जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। उसका रेशियो हम निकालेंगे तो कांस्टेंट होगा फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। वही मीडियम होना चाहिए, यानी अगर एयर ग्लास लिया है या ग्लास वाटर लिया है, जो भी लिया है, वही दो मीडियम होने चाहिए और वही कलर वाली लाइट होगी।
तो जो साइन ऑफ आई, मैं दिखाता हूं इसको, जैसे ये कह रहा है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट रहा, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। और आई की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? 0 से ज्यादा होनी चाहिए और 90 से कम होनी चाहिए, यानी ये नॉर्मल है। तो 90 का मतलब क्या है कि रे यहां से जा रही है, तभी ये 90 डिग्री बनाएगा, नॉर्मल से ही नॉर्मल है। तो 0 भी नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल सीधे होनी चाहिए, इसके बीच में कहीं पर भी हो। तो साइन आई अपॉन साइन आर हम निकालेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस सेकंड रूल को एक और नाम से हम जानते हैं, वो क्या है? स्नेल्स लॉ। तो हम इसको अलग से देख लेते हैं। ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? वही वाला जो सेकंड रूल था, वही डिफिनेशन यहां लिखी हुई है। रिफ्रैक्शन ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन लाइट कलर ऑफ लाइट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। लाइट वही हो, वही दोनों मीडियम हो, तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ऐसे नॉर्मल यहां बना दूं और एक लाइट रे को पास कराते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये लाइट रे गई यहां टकराई और ये इधर की तरफ ये बेंड हो गई, ठीक है, तो ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा इस रे के लिए। तो साइन आई हम 1 मान लेते हैं, ये I1 हो गया, ये R1 हो गया, ठीक है। साइन I1 अपॉन साइन R1 ये किसके बराबर होगा? अब दूसरी लाइट रे लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा हम यहां से ड्रॉ करते हैं, तो ये इधर की तरफ निकलेगी। तो ये जो ब्लू वाला है लाइट रे, यानी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 हम मान लेते हैं, और ये वाला जो एंगल होगा ये R2 हो जाएगा। तो किसके बराबर होगा? साइन I2 अपॉन साइन R2। इसी तरह जितनी भी लाइट रे होगी, वही दोनों मीडियम है, मीडियम नहीं मतलब वही वाली लाइट है, तो एंगल हम जितना भी इधर उधर चेंज करते रह जाएं, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, तो हमारा जो साइन का रेशियो है वो दोनों का बराबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर हम मीडियम ले लेते हैं और एक लाइट रे इधर जाती है, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, और ये इधर की तरफ बेंड हो जाती है, इसको हम मान लेते हैं 40 डिग्री और इसको हम मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब इधर दूसरा कोई वही वाला मीडियम है, दूसरा केस लेते हैं। अब की लाइट रे हमने थोड़ा दूर से यहां ड्रॉ की और ये ऐसे बेंड होकर इधर चली जाएगी, इसको हम मान लेते हैं 60 डिग्री और ये मान लीजिए 50 डिग्री हो गया। तो ये 40 डिग्री क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी साइन 40 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन 30 डिग्री इक्वल्स किसके होगा? दूसरे केस में जब हमने 60 डिग्री से लाइट को पास कराया, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरा वाला क्या हो गया? 50 डिग्री। तो ये बराबर होगा, वैसे मैंने ऐसे रैंडमली डिग्री ले लिया है, ठीक है, कोई भी एंगल होगा ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अब हम बात कर लेते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ये जो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमें कोई कांस्टेंट मिला था फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू पार्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? साइन आई और साइन आर का रेशियो है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? जैसे हमारे सामने एक ग्लास स्लैब है और हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये हमारा मान लेते हैं मीडियम 1 है जो कि एयर मान लेते हैं, और ये हमारा मीडियम 2 है जो कि हमारा ग्लास है। एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, लाइट रे यहां से गई और यहां से पास हो गई, ठीक है, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग सिंबल से यूज किया जाता है। मैं वही सिंबल यूज करूंगा जो एनसीईआरटी में यूज है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, एन से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूछ रहा है कि मीडियम 2 का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए 1 के रिस्पेक्ट में, यानी 1 के हिसाब से इसका क्या होगा? तो सिंपल हम लिखेंगे एन, किसका निकालना है? 2 का, तो 2 पहले लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसका निकालना है उसका पहले, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका बाद में। N21 हमको निकालने को कहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो रेशियो हम जान गए कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है, दूसरा क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रेशियो होगा
लाइट की जो स्पीड है हम v से मान लेते हैं v1 अपॉन v2। बस ये आपको ध्यान रखना है कि मीडियम 2 का हम निकाल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, यानी 2 1, तो वेलोसिटी में 1 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 वाली ऊपर और 2 वाली नीचे। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि लाइट की स्पीड चेंज होती है, तो जो चेंजेस आया उसी का रेशियो हमको निकालना है, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हम उल्टा कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, आपको हमको 1 की निकालनी है 2 के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी निकालनी है उसका नाम पहले n1 करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, 2 के, तो n12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n1 है तो अब वेलोसिटी कौन वाली आएगी, 2 वाली, v2 बाई v1, यानी सेकंड वाले मीडियम में लाइट की क्या वेलोसिटी थी अपॉन फर्स्ट वाले मीडियम में लाइट की क्या वेलोसिटी थी, ये ऐसे निकल जाएगा। अब एक टर्म आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, इसको सिंपल हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा है कि बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो यानी पूछने वाला ये पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वरना वो दोनों मीडियम बताता है कि बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में क्या है, तो वाला होता है N21 वाला जो भी हमने पढ़ा। अगर सिंपल पूछे ग्लास का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर के क्या होता है, तो आप समझ जाइएगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी सेकंड वाला जो मीडियम है वो कौन सा है, या तो एयर या वैक्यूम। चूंकि एयर में लाइट की स्पीड और वैक्यूम में लाइट की स्पीड लगभग बराबर होती है, इसीलिए दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी ज्यादा फर्क नहीं होता और स्पीड में भी ज्यादा फर्क नहीं होता, तो हम दोनों इक्वल मान के चलते हैं। तो हम कैसे डिनोट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं, कोई मीडियम होगा उसको m मान लेते हैं। ठीक है, nm क्या होगा, यानी उस मीडियम की किस रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है, एयर के रिस्पेक्ट में, तो यहां ए ना लिख के खाली उसी मीडियम का नाम लिख देते। जैसे ग्लास अगर होगा तो हम Ng लिख देंगे, वाटर की पूछेगा तो Nw लिख देंगे। ठीक है, तो nm का मतलब कोई मीडियम है, वो क्या होगा, जिसकी पूछी जा रही होती है वो कहां जाता है। यानी अगर 2 1 होता है तो वेलोसिटी कैसे आती है, 1/2 आती है, तो मीडियम की पूछी जा रही है, यानी यहां वेलोसिटी किसकी ली जाएगी, तो ऊपर जिसके रिस्पेक्ट में पूछी जा रही वो होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम। सिंपल आप याद रख लेंगे कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा वो नीचे आएगी उसकी लाइट की स्पीड, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसके ऊपर। इसको हम सी से डिनोट करते हैं आसानी में, ये लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में, और इस मीडियम की हम v मान लेते हैं। अब ये c की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होती है, तो लाइट की स्पीड चाहे एयर में ले लें या वैक्यूम में, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी स्पीड होती है लाइट की एयर या वैक्यूम में। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सी की वैल्यू पता होगी, v निकालना होगा, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अलग अलग मीडियम के बहुत सारे आपके बुक के अंदर टेबल दिया हुआ है, पूरा टेबल नहीं याद करना, कुछ इंपॉर्टेंट की आपको याद कर लेनी है। जैसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए एयर का तो क्या होता है, 1.0003 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आप याद रख लीजिएगा 1.33 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपका होता है 1.52। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है 2.42। सबसे ज्यादा डायमंड का होता है, इसीलिए डायमंड सबसे ज्यादा चमकता है। तो ये चार आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैसे ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सिर्फ याद रखिएगा। तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी डज नॉट मीन ग्रेटर मास डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो एक अलग चीज है और मास डेंसिटी अलग चीज है। क्या मतलब, मास डेंसिटी क्या मतलब होता है, वो डेंसिटी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो भैया ये डेंसिटी अलग है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। लाइट अपने अलग हिसाब से चलती है, उसको ये मास डेंसिटी से लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ, ये बुक में दिया हुआ, इसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं। कैरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर। तो अगर हम कैरोसिन की बात करें तो इसकी जनरल वही डेंसिटी वाली अगर हम बात करें तो कैरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से। ठीक है, ऑप्टिकल वाली अगर हम देखें तो कैरोसिन की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से। और अगर हम मास डेंसिटी देखें
तो केरोसिन की कम होती है वाटर से, ठीक है। तो लाइट भैया अपने हिसाब से चलती है, वो ये वाला मास डेंसिटी नहीं लेती, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। अभी मैं इसको दिखाऊंगा, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम आर इक्वल, अगर दो मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हैं, देन देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो भैया सिंपल निकल जाएंगे, कोई बेंडिंग वेंडिंग नहीं होगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के बराबर है। A substance having higher refractive index is optically denser than another substance having lower refractive index। तो वही मैंने बताया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसी को कहेंगे ये ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। वो मास डेंसिटी वाला नहीं कि मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकाल लिया कि हाँ डेंसिटी किसकी ज्यादा है, वहां ये नहीं चलेगा, मतलब यहां वो नहीं चलेगा। तो मैं यहां एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा मैंने लिख देता हूं यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का ज्यादा है तो क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन ज्यादा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा लाइट इधर उधर भागेगी, डायरेक्शन ज्यादा चेंज होगा। और क्या होगा, उतनी ही उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तीनों चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो लाइट के डायरेक्शन में भी चेंज ज्यादा और ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा। लेकिन एक चीज कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, डेंसिटी ज्यादा यानी भीड़ भाड़ वाले एरिया में आपकी स्पीड गाड़ी की धीरे हो जाती है तो लाइट भी तो ऐसे ही करेगी ना, तो लाइट की भी धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था। तो आप समझ गए, ये ऑप्टिकल डेंसिटी और ये डेंसिटी थोड़ा अलग है, बस एक ये पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। बाकी आप जब क्वेश्चन वगैरह करिएगा तो वो डेंसिटी वाले दिमाग से, क्योंकि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी में सोचने लगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल डेंसिटी वाला समझिएगा, डेंसिटी मतलब घना यानी ज्यादा मॉलिक्यूल, लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन बस हम देख लेते हैं। एक लाइट रे है वो एयर से ग्लास के अंदर जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, यानी ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है। तो एयर से ग्लास में जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी तो इधर बेंड हो जाएगी। अब इस ग्लास का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है यानी Ng दिया हुआ है। देखिए यहां कुछ रिस्पेक्ट वाला नहीं लिखा हुआ, इसके रिस्पेक्ट में उसके रिस्पेक्ट में, सिंपल लिखा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, यानी ग्लास का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बता रहा है, वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। वो क्या दिया हुआ है 1.50, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने वही फॉर्मूला पढ़ा था, एनएम क्या था, C/V, C लाइट की वेलोसिटी, तो Ng हमको निकालना है ग्लास की, क्या हो जाएगा लाइट की स्पीड C/V। तो Ng हमको दिया हुआ है 1.5 इक्वल C क्या दिया हुआ है 3 × 10⁸ अपॉन V। तो V क्या हो जाएगा, V इधर ले आएंगे, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, तो इसको डिवाइड करेंगे आएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक एक लाइक की वैल्यू है। अभी चैनल मेरा ग्रो कर रहा है, इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, तो आपके एक एक लाइक की भी वैल्यू है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा, वहाँ से सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए वो आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और दूसरी वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं डाल देता हूं। जैसे ही वीडियो के कमेंट में अगर आप जाएंगे जहां कमेंट लिखते हैं नीचे, तो वहां सबसे पहला कमेंट मेरा ही मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिस सब्जेक्ट का देखना है वहां से खोल के आप देख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।